हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आज इस पार्ट 3 के साथ समाप्त होने जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद आइए इस पार्ट 3 पर, तभी जाकर के आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव का मतलब ताप जिस प्रभाव में है, टेम्परेचर, यानी विद्युत धारा और टेम्परेचर के बारे में हमें कुछ कुछ इसमें पढ़ना है। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। बैटरी हम लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो है विभवांतर पैदा करती है जिससे धारा प्रवाहित होती है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। जो बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? जो सेल है, जो बैटरी है, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही होती है, उसी के कारण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया जब बंद हो जाएंगी तो विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है ये समाप्त हो जाएगा। ऐसे केस में बैटरी के पास ये क्षमता नहीं रहेगी कि वो धारा को प्रवाहित करवा सके। राइट। जो बैटरी से संयुक्त किसी भी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन में गति स्थापित करता है, तो विभवांतर जब उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं, तब जाकर के धारा जो है पैदा होती है। हमने अनुभाग 12.2 में यह अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? जैसे बैटरी है भाई, बैटरी को परिपथ में धारा बनाए रखना है, इसके लिए बैटरी को अपनी ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ेगी। लगातार ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है बैटरी को, तभी जाकर के यह धारा जो है बनाए रखती है। कहा जा रहा है कि ये ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा, स्रोत क्या है? बैटरी सेल का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाना। ठीक है, पंखे का इस्तेमाल करते हैं हवा के लिए। जब वो पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं वो जब घूमते हैं तभी जाकर के हवा जो है हमें लगती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने सोर्स का इस्तेमाल किया है, सोर्स की जो एनर्जी है वो उपयुक्त, मतलब हमारे काम की चीज में खर्च हो रही है ना। हमें हवा चाहिए जिससे जो पंखे के घूमने पर ही हवा आएगी। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। जैसे पंखा मान लीजिए घूम रहा है, अब टच करेंगे तो वो गर्म भी हो जाता है ना, वो गर्म भी हो जाता है। तो सोर्स के पास जो एनर्जी है, सोर्स के पास जो एनर्जी है भाई, एक तो वहां खर्च हो रही है जो हमारे लिए यूजफुल है, और दूसरा बर्बाद हो रही है। ठीक, आपने सोर्स लगाया, ये ऊर्जा जो है खर्च कर रही है, सोर्स जो है अपना ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो पंखे की ब्लेड्स घूम रहे हैं, इससे आपको जो है हवा मिल रही है, जो आप जिसके लिए आपने पंखे का इस्तेमाल किया है। पंखे को आपने चालू इसलिए किया है क्योंकि आपको हवा लगे, राइट। लेकिन पंखा गर्म भी हो जाता है। गर्म हो गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए था। तो ये हम बोलेंगे कि ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वेस्ट हो रहा है। प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं इसका परीक्षण, प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, आप टच करेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा जो है वो हीट हो जाता है। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शयित होती रहती है। जैसे हम बल्ब की ही बात करते हैं, बल्ब की अगर हम बात करते हैं तो बल्ब हम जलाते हैं भाई, क्यों जलाते हैं? लाइट के लिए जलाते हैं, लाइट के लिए जलाते हैं। लेकिन हम जानते हैं बल्ब जो है वो गर्म भी तो हो जाता है, हीट भी तो हो जाता है। तो जो हम लोग पहले बल्ब का इस्तेमाल करते थे जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था, उसमें क्या होता था, जैसे सोर्स ने ऊर्जा दी 100 जूल, सोर्स ने ऊर्जा अगर 100 जूल दी तो इसमें से 10 जूल लगभग जो है ये लाइट
में यूज होता था, जो हमारे काम का है ये 10 जूल, इससे हमें लाइट मिल रही है। लेकिन जो 90 जूल है वो हीट के फॉर्म में जो है वेस्ट के रूप में ऊर्जा खर्च हो जाती थी। 90 जूल 100 में से 10 जूल ही है जो हमारे लिए काम किया है, बाकी के 90 जूल कहाँ जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमें बल्ब से ऊष्मा थोड़ी चाहिए, हमें तो बल्ब से लाइट चाहिए, लेकिन वो बल्ब गर्म भी हो जा रहा है ना। और जो भी ऊर्जा दी जा रही है सोर्स के द्वारा, उसका अधिकांश भाग जो है ऊष्मा के रूप में खर्च हो रही है, जो कि हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वो ऊष्मा हमें नहीं चाहिए, हमें बल्ब से गर्मी नहीं चाहिए, हमें बल्ब से रोशनी चाहिए। मान लीजिए कि सर्किट में हमने बल्ब, पंखा ये सब कुछ नहीं लगाया, केवल हम लोगों ने प्रतिरोधक लगाया है। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोधक का तो काम होता है प्रतिरोध पैदा करना, हमने केवल रेजिस्टर ही लगाया है। ऐसे केस में ये जो बैटरी है, जो भी ऊर्जा बैटरी देने वाली है, राइट, वो सब के सब कहाँ कन्वर्ट होने वाली है, हीट में। यही चीज आपसे कहा जा रहा है। यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है, वेस्ट होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। हम धारा देते हैं तो कुछ जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट जो है हो जाती है, जिसके कारण जो डिवाइस है, जो भी युक्तियां हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में किया जाता है। जैसे बल्ब के केस में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, हमारे किसी काम का नहीं है। पंखे के केस में, फैन के केस में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, किसी भी काम का नहीं है। लेकिन जो आप इलेक्ट्रिक आयरन से कपड़े को प्रेस करते हो, वहां तो ऊष्मा हमारे काम का है, इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गर्मी के लिए, वहां ऊष्मा हमारे काम का है। तो ये जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसका हमें बेनिफिट भी मिलता है। हम कुछ ऐसे डिवाइस को बना लिए हैं जहां हम चाहते ही हैं कि जो विद्युत धारा हम दें, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी दें, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए। हम चाहते ही यही है। तो हम ऐसे डिवाइस को क्यों बना पाए हैं, विद्युत धारा के इसी प्रभाव के कारण। जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसी प्रभाव का हम लोगों ने फायदा उठाया और हम लोगों ने ऐसे डिवाइस बना लिए जहां हमें गर्मी चाहिए होती, हम चाहते हैं कि वो डिवाइस हीट हो जाए। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। मान लीजिए इससे समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है। जैसे एक प्रतिरोधक के बारे में कहा जा रहा है कि मान लीजिए बैटरी से ये कनेक्टेड है, मैं बैटरी दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। I जो है इस प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित हो रही है। इसके सिरों के बीच में विभवांतर जो है वो V है, इसका प्रतिरोध R है। T समय में कहा जा रहा है, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो आवेश का प्रवाह हो रहा है। T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, राइट। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। हम जानते हैं दो बिंदु के बीच में विभवांतर क्या होता है, दो बिंदु के बीच में इकाई आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। Q आवेश को V विभवांतर के बीच प्रवाहित करने में कितना कार्य किया जाएगा, तो यहीं से W बराबर हम लोग VQ बोल देंगे। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए, t समय में। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति जो है वो ये है, यानी सोर्स जो बैटरी हमने इस्तेमाल किया कितनी शक्ति जो है वो प्रदान कर रही है, तो हम बोलेंगे ये। तो पावर का देखो आप ये फॉर्मूला जो है ये ध्यान में रखिएगा, P बराबर V इंटू में I। जरूरत पड़ने पर हम जानते हैं कि I बराबर जो होता है वो Q बट्टे में T होता है, हम लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग इसी I के स्थान पर Q बट्टे में T हम लिख देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अर्थात T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू में T है। ये ध्यान दीजिएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम, ठीक। और ऊष्मा भी अपने आप में क्या है, ऊर्जा है। तो ऊष्मा कहीं पर आ जाए वहां भी पावर इंटू टाइम ही हम लोग करेंगे, राइट। और
एनर्जी का अभी आपने पावर का अभी आपने फॉर्मूला देखा वी आई, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पावर के स्थान पर वी आई और गुने में टी लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये है, ये बेसिक फॉर्मूला है एनर्जी का, जो वी आई टी के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है भाई, ये ऊर्जा जो है स्रोत के द्वारा खर्च किया जा रहा है। यह ऊर्जा उष्मा के रूप में प्रतिरोधक में शहीद हो जाती है। अगर हमने केवल रजिस्टर लगा रखा है तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी ऊर्जा सोर्स के द्वारा दिया जाएगा वो सब के सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाने वाली, यानी सोर्स ये एनर्जी जो है दे रहा है, ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई सोर्स के पास ये एनर्जी है और ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी कि हीट का भी यही फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, राइट। इस प्रकार किसी अस्थायी विद्युत धारा आई द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा वो ये है। तो देखो आप जो है यहां पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला देखो क्या सब होता है, v इंटू में i होता है, v स्क्वायर डिवाइड बाई r होता है और i स्क्वायर r होता है। ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए, लिखना बड़ा ही आसान है, केवल आपको vi याद रखना है, i के स्थान पर v बट्टा में r डाल दो, ठीक, और v के स्थान पर आप वापस से फिर ओम का नियम आप लगाएंगे, v बराबर i इंटू में r, v के स्थान पर आप i r डालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और i के स्थान पर v बट्टे में r डालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और देखो एनर्जी का फॉर्मूला या फिर ऊष्मा बोल दे, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला या फिर ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू में टाइम होता है। तो आप इन सारे में टाइम से गुना कर दो तो एनर्जी या फिर ऊष्मा का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो इसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टी ऊपर आएगा नीचे नहीं, इसमें भी आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम का मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी रही है ना, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जा रही है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। H बराबर I स्क्वायर RT, जूल के तापन नियम से। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या हो रहा है, ये प्रतिरोधक है जिसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इससे धारा जो है I प्रवाहित हो रही है, ठीक, धारा I प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोधक R है। जो भी ऊर्जा यहाँ पर दी जा रही है, ये बैटरी के द्वारा कितनी ऊर्जा दी जा रही है, VIT, टी टाइम में जो है VIT ऊर्जा जो है बैटरी के द्वारा दी जा रही है। ये सारी ऊर्जा जो है किस में भाई कन्वर्ट हो जा रही है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। अगर इतनी ऊर्जा बैटरी के द्वारा टी टाइम में दी जा रही है तो टी टाइम में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन कितना होगा, VIT होगा, ठीक। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जूल का तापन नियम। दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यहां से आपको बताना है जूल के तापन नियम में क्या होता है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपाती है। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, जो प्रतिरोध है उसके अनुक्रमानुपाती है, और उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा धारा देंगे एक डिवाइस को उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जितने टाइम के लिए आप धारा देंगे, पंखे को आप 1 घंटे के लिए चलाओ पंखा कम गर्म होगा, 4 घंटे के लिए चलाओ ज़्यादा गर्म होगा, 10 घंटे के लिए चलाओ और भी ज़्यादा गर्म होगा। जितने टाइम के लिए आप धारा प्रवाहित करवाएंगे उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट को बहने में जितना ज़्यादा तकलीफ, उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक वैद्युत साधित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तब संबंध ओम के नियम के द्वारा उस साधित्र से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण 12.21 का उपयोग करते हैं। अब आपको दिया गया है उदाहरण, किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत से वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए।
अच्छा, वाट जो है पावर का एसआई मात्रक है और वाट को ही हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं। तो अगर 840 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब 840 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक आयरन एक पूरा अपने एकदम से हीट, जब इलेक्ट्रिक आयरन हो जाता है, बहुत हार्ड गर्म हो जाता है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है, उस समय जो इलेक्ट्रिक आयरन है 1 सेकंड में 840 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करता है, राइट, कंज्यूम करता है। और जब सबसे कम गर्म होता है इलेक्ट्रिक आयरन, उस समय 360 जूल 1 सेकंड में खर्च करता है। ये चीज़ आपको कहा गया है। अब कहा जा रहा है कि दोनों स्थितियों में अगर इलेक्ट्रिक आयरन को इस सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, इतने वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, तो दोनों स्थितियों में जो है आपको विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों स्थितियां ले लेते हैं। यहां पर पहली स्थिति, आपको पावर दिया गया है 840 वाट और वोल्टेज आपको दिया गया है 220 वोल्ट। तो हमारे पास अभी रिलेशन एक आपने देखा था, पावर बराबर V इंटू में I, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो पावर बराबर V इंटू में I, पावर है 840, V का मान 220 है और यहाँ से I आएगा, तो I बराबर हो जाएगा 840 बट्टे में 220, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 42 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो I बराबर 42 बट्टे में 11 एम्पियर। अब कहा जा रहा है कि प्रतिरोध भी चाहिए, तो प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे, R बराबर V बट्टे में I हो जाएगा। V का मान देखो 220 दिया हुआ है, I का मान डालेंगे, ये 42 बट्टे में 11, 11 ऊपर चला जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा, तो ये ओम में आएगा। इतना आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। भाई दूसरा केस ये है कि पावर जो है वो 360 वाट है, पावर 360 वाट है, तो पावर बराबर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर V इंटू में I। पावर इस बार जो है 360 है, V का मान अभी भी 220 है, यहाँ से I निकालेंगे, तो I बराबर हो जाएगा 360 बट्टे में 220, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 18 बट्टे में 11 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो फिर से हम ओम का नियम लगाएंगे, R बराबर V बट्टे में I हो जाएगा, V का मान जो है अभी भी 220 हो जाएगा और I का मान 18 बट्टे में 11, 11 ऊपर जाएगा, 18 नीचे आएगा, ये ओम हो जाएगा। इसको आप चाहो तो पूरा सॉल्व करके देख सकते हो। मतलब जब 840 वाट की दर से ऊर्जा खर्च हो रही है, उस समय धारा वो कितने, इलेक्ट्रिक आयरन कितना ले रहा है भाई, उस समय धारा जो है इतना ले रहा है, राइट। और जिस समय इस दर से यानी कि 1 सेकंड में 360 जूल ऊर्जा खर्च हो रही, उस समय धारा जो है इतना। तो ये उदाहरण था एक, यहां पर बनाकर देखो, मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको यही मान आएगा जो मैंने यहां पर सॉल्व नहीं किया है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रति सेकंड 100 जूल, प्रति सेकंड 100 जूल यानी कि 100 जूल पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में है क्या, पावर है। 1 सेकंड में जितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। पावर शक्ति क्या है, ऊर्जा के खर्च होने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, ऊर्जा खर्च करने की दर को शक्ति बोलते हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। इस बार देखो आपको जो है प्रतिरोध दिया गया है, आपको पावर दिया गया है और आपको दिया गया है प्रतिरोध 4 ओम। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। भाई वो कौन सा पावर का फॉर्मूला है जो R, V और P के बीच में संबंध बताता है, कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ने देखा था, पावर बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो पावर है 100 वाट, V हम अपने को चाहिए और ये R जो है वो 4 है, तो यहाँ से V स्क्वायर जो है ये 400 जूल आ जाएगा, तो V जो है 20 वोल्ट आएगा, तो 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, 20 वोल्ट, राइट। फिर से आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पत्त यानी कि ग्लो नहीं होती है जबकि उसका तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है, राइट। डोरी का मतलब कॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है, जो कॉर्ड हम लोग बोर्ड में लगाते हैं वो ग्लो नहीं करता है, जबकि जो उसका तापन अवयव है, हीटिंग एलिमेंट, वो ग्लो करने लगता है। तो तापन अवयव इलेक्ट्रिक हीटर का जो है वो नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का बना होता है, निकल क्रोमियम मैंगनीज आयरन की ये मिश्र धातु है, निकल
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन के मिश्र धातु है। इसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रतिरोध जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो गर्म होकर के ग्लो करने लगता है। लेकिन जो हम डोरी की बात करते हैं इसमें तो कॉपर होता है, इसमें तो कॉपर होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है, तो ये उतना गर्म नहीं होगा और उतना ही ज़्यादा ग्लो होगा, ग्लो नहीं होगा, है ना, ग्लो नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है हम लोगों ने देखा कि बहुत कम होता है। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ऊष्मा का मतलब क्या? एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इनटू में टाइम, ठीक है, पावर इनटू में टाइम। पावर अपने को दिया हुआ है 50 वाट, और यहां पर देखो 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से, 50 वाट विभवांतर से 50 वोल्ट होगा, तभी हम बना पाएंगे ना, 50 वोल्ट होगा। तो पावर के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V, I और T है हमारे पास, राइट। अब I हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है? ये 9600 कूलम हमें पता है, तो V हो जाएगा, और I के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? Q बटे में T और गुने में T, यही लिखेंगे। T से T ये खत्म हो जाएगा, तो जो एनर्जी है वास्तव में यही हीट है, V इंटू में Q हम सिंपली करेंगे। V जो है ये 50 है और ये 96,000 है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 30 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 4.8 इंटू 10⁶ जूल, राइट। 1 2 3 4 5 6, इतनी जूल जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी। आगे देखो, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। यहां भी ऊष्मा बोल रखा है, मतलब एनर्जी, ठीक है। वैसे ऊष्मा का फॉर्मूला आपने देखा था, I² RT। I का मान देखो 5 एम्पियर है, तो 5 गुने में 5 इसका वैल्यू पुट करेंगे। R का मान जो है वो 20 है। जो मान दिया गया ना उसको आप देख लो क्या सब दिया गया है, उसके बाद आपको खुद ही चमकने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर T जो है वो 30 सेकेंड है। सारा मान हम लोगों ने SI मात्रक में डाला है, तो आंसर आपका SI मात्रक में आएगा, जूल में आएगा। तो 25 दुना में 50 और 50 तिहाई 150, और उसके बाद 2 जीरो और डालेंगे, तो इतनी ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी, ठीक है, 15,000 जूल। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं कि धारा प्रवाहित होती है, ताप बढ़ जाता है, और हम लोगों ने विद्युत धारा के इस वाले प्रभाव पे आधारित हम लोगों ने डिवाइस बनाए हैं। जब ये प्रभाव है तो चलो इसका हम लोगों ने फायदा उठा लिया, हम लोगों ने इस्त्री बना लिया, है ना, इस्त्री नहीं, इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, हम लोगों ने टोस्टर बनाया, तंदूर बनाया, केतली बनाया, हीटर बनाया। ये सब इसी कॉन्सेप्ट पर है कि जब हम धारा प्रवाहित करवाएंगे ये सारे हीट कर जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो जूल के तापन नियम पर आधारित ये सारे हैं। जूल का तापन नियम का मतलब वही है कि हम धारा प्रवाहित करवाएंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है, मतलब ये होनी ही है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है, किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। बहुत सी स्थितियों में बेकार है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बल्ब जला रहे हैं रोशनी के लिए, लेकिन बल्ब से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है जो कि वेस्ट है। पंखा घूम रहा है लेकिन गर्म हो जा रहा है, लेकिन ये जो गर्म हो जा रहा है तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ये वेस्ट है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, जैसे बल्ब के बारे में आपसे कहा था, 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आप उसको देते हो ना, तो मात्र 10 जूल से ही आपको रोशनी मिलती है, बाकी के 90 जूल जो है ऊष्मा के रूप में बेकार चली जाती है। लेकिन कुछ हम लोग जो है
पहले इसको पढ़ लेते हैं। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये जो हीट कर जाता है डिवाइस, इससे जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सर्किट में, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है और उसके गुणों में परिवर्तन हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। लेकिन कुछ केस में हम लोग इसी प्रभाव का, इसी ऊष्मा का जो है फायदा उठाते हैं इन सारे केस में। ठीक। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। अब तो हम लोग विद्युत बल्ब का इस्तेमाल नहीं के बराबर करते हैं, बहुत कम करते हैं। अब तो हम लोग एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बल्ब के तंतु, ये जो पुराने बल्ब हुआ करते थे उसकी बात की जा रही है ना, उसकी बात की जा रही है। तो यहां पर देखते थे आप कि पतला सा फिलामेंट लगा होता था। ये फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता था। यहां पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, ताकि वह अत्यंत तप होकर प्रकाश उत्पन्न करे। टंगस्टन, जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो टंगस्टन हीट कर जाता है, इतना ज्यादा हीट कर जाता है, इतना ज्यादा हीट कर जाता है, इतना ज्यादा ऊष्मा को उत्सर्जन करता है कि वो ग्लो करने लगता है। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, ये भी एक खासियत होनी चाहिए। तो बिल्कुल अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और वो हीट हो जाए, तो हम चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हीट करके वो ग्लो करे, तो भाई जरूरी ये भी है कि वो पिघले ना। अगर वो पिघल ही जाए तो फिर क्या फायदा, पिघल ही जाए तो फिर ग्लो नहीं करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जाता है 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी ये फिलामेंट टिक पाता है, नहीं तो पिघल जाएगा। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। पूरे आवर्त सारणी में भाई जितने भी धातु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गलनांक है वो टंगस्टन धातु का है, और इसी का इस्तेमाल बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। राइट। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगत बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतुओं की आयु में वृद्धि हो जाती है। अगर ऑक्सीजन गैस उसके अंदर रहेगी तो जो धातु है धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वैसे में धातु जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, धातु खराब हो जाएगी। तो ऐसे में बल्ब के भीतर से जो है वायु को निकाल करके, ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसे इनर्ट गैस को भरी जाती है। नाइट्रोजन जो है जल्दी रिएक्ट नहीं करता है धातु के साथ, नाइट्रोजन, और आर्गन तो अपने आप इनर्ट है ही। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर हो जाता है। तो यही चीज मैंने आपसे कहा कि बल्ब में ये जो फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का, ये क्या कर रहा है कि अगर आप 100 जूल ऊर्जा देते हैं इसको, तो इसमें से 90 जूल लगभग जो है, 90 जूल तो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो अपने को चाहिए नहीं, और प्रकाश के रूप में मात्र 10 जूल लगभग में मैं लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सर्किट में जो है टीवी लगा रखा है ना, ये आपने टीवी लगा रखा है, तो टीवी को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धारा चाहिए। ज़्यादा धारा नहीं चाहिए, कम धारा देंगे तो टीवी चलेगा नहीं, और ज़्यादा धारा देंगे तो टीवी जो है खराब भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, टीवी के साथ श्रेणी क्रम में जो है फ्यूज जोड़ देंगे, ताकि जैसे ही ज़्यादा धारा आए, जैसे मान लो कि आपको पता है कि ये टीवी जो है ये 5 एम्पियर मैक्सिमम धारा, 5 एम्पियर पर ये अच्छे से चलेगा। 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर गया तो टीवी खराब। तो हम क्यों ना रास्ते में एक 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दें, कि धारा को पहले जो है इस फ्यूज से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के इस टीवी में। तो हम 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगा देंगे रास्ते में, कि धारा जैसे ही 5 से ज़्यादा जाए, ये फ्यूज जो है गल जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे फ्यूज पिघल जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, धारा टीवी में नहीं प्रवेश करेगा। ठीक, क्योंकि टीवी जो है 5 एम्पियर धारा ही, टीवी जो है मैक्सिमम 5 एम्पियर धारा को ही सह सकता है। तो इसीलिए 5 एम्पियर का हम लोग फ्यूज लगा देंगे, कि इससे ज़्यादा हुआ तो टीवी में वो धारा ना जाकर के पहले फ्यूज में जाए और फ्यूज गल करके सर्किट को ब्रेक कर दे।
तो फ्यूज का इस्तेमाल जो है हम लोग परिपथों में, साधित्रों में सुरक्षा के दृष्टि से लगाते हैं। किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो डिवाइस हम लोग लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कभी मान लो किसी कारणवश धारा जो है अधिक सर्किट में अगर बहने लगती है तो ये जो फ्यूज है उसी अनावश्यक धारा से बचाने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसे धातु अथवा मिश्रातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। बहुत ज़्यादा गलनांक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि फ्यूज जो वायर है ये गलेगा ही नहीं, फ्यूज वायर जो है ये गलेगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा भी जो है गलनांक नहीं होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि, अगर हम इन सारे का इस्तेमाल करते हैं फ्यूज वायर के रूप में तो जो इनका गलनांक है जिस पर इनके वायर पिघल जाएंगे उस हिसाब से जो है हम लोग फ्यूज लेते हैं, राइट। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, तो इन सारे का गलनांक जो है, अगर हम फ्यूज तार को देखेंगे तो बहुत पतला तार होता है ना। आयरन का मतलब ये मत सोचना कि सर बहुत ज़्यादा गलनांक होता है आयरन का, तो लेकिन हम पतला तार का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ऐसे केस में जो इन सारे का गलनांक होता है वो उचित होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि नाइक्रोम है, बहुत ज़्यादा गलनांक होता है, टंगस्टन बहुत ज़्यादा गलनांक होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पार्सेलिन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कॉटेज में रखा जाता है। आपने देखा भी होगा, कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें जो है फ्यूज होता है। तो बाहर से जो आप कवर देख रहे हो वो विद्युत रोधी है, इंसुलेटर है। घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि के फ्यूज आते हैं। उस विद्युत स्थिति के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोक्त करती है जब 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रिक आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो इसके रास्ते में जो है 5 एम्पियर का फ्यूज हम लोग उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है इतना एम्पियर जो है, यानी आप 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक आयरन लाते हैं और 220 वोल्ट पर लगाते हैं, तब वो धारा इतना लेने वाला है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक आयरन खराब हो जाएगा। तो क्यों ना, जैसे हमने यहाँ पर टीवी लिया था, आप यहाँ पर आयरन ले लो जो इस इतने धारा पर अच्छे से चलेगा, उससे ज़्यादा धारा अगर आता है तो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, है ना, 5 एम्पियर का, क्योंकि इससे ज़्यादा जैसे आए ये जो फ्यूज है ये पिघल जाए और ये जो आयरन ये खराब ना हो। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। पढ़ ही चुके हैं हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आपने पिछली कक्षाओं में ये अध्ययन किया था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के खर्च होने की दर को भी हम लोग शक्ति कहते हैं, ऊष्मा के खर्च होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। ऊष्मा का मतलब क्या, ऊर्जा ही है, उसको नहीं लिखते हैं। समीकरण 12.21 से जो हम लोगों ने पीछे देख लिया हुआ है, हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा शहीद विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं, राइट। तो देखो, ऊष्मा उत्पन्न जो हो रही है उसके रेट को हम लोग पावर बोलते हैं, ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसके रेट को हम लोग पावर बोलते हैं। जैसे हम अगर ये बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब आपको ये बता रहा है कि 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खपत किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक। तो शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, पावर बराबर VI। आपने फॉर्मूला देखा, मैंने ये भी फॉर्मूला आपको बताया, इसका SI मात्रक वाट होता है, ठीक। तो यह उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति है जिसे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित किया जाता है। इस वाले फॉर्मूले से अगर 1 एम्पियर आप धारा देते हैं, 1 एम्पियर अगर आप धारा देते हैं और जो सिरों के बीच में विभवांतर है वो 1 वोल्ट है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। तो वाट के स्थान पर आप एम्पियर वोल्ट भी बोल सकते हो, है ना।
एम्पियर वोल्ट या फिर वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हो। तो पावर का जो एसआई मात्रक है वो जूल पर सेकेंड है, वाट है। इस वाले फॉर्मूले से जो है आप वोल्ट एम्पियर बोल सकते हो या फिर एम्पियर वोल्ट बोल सकते हो। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब आपको तभी ध्यान में रहेगा जब आप फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। वाट जो है शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक हीटर खरीद कर लाएंगे, गीजर खरीद कर लाएंगे, तो सब का पावर आप देखेंगे तो किलोवाट में होता है। किलोवाट में 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट के बराबर होता है, राइट। जैसे अभी आपने देखा 1 किलोवाट लिखा हुआ है। 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक आयरन का पावर आपको अगर दिया गया है 1 किलोवाट का, इसका मतलब होता है कि 1000 जूल जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च की जाएगी 1 सेकंड में। चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, मैंने आपको बताया जो एनर्जी है वो पावर इनटू में टाइम होता है। पावर आपने निकाल लिया, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वाट घंटा है। पावर के स्थान पर वाट आ गया है, टाइम को आप सेकंड में ले लो, मन करे मिनट में ले लो, मन करे आप घंटा में ले लो, वाट आवर। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। समझ में आया? 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटा के लिए करेंगे तो एनर्जी कितनी बनेगी? 1 वाट घंटा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये सब। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपसे बहुत पूछा जाता है। एक ये भी आपसे पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक भी है, व्यापारिक मात्रक भी है, जिसे हम लोग किलो वाट घंटा आवर बोलते हैं। ठीक, किलो वाट आवर बोलते हैं, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। ठीक है, किलो वाट आवर इंग्लिश में, किलो वाट घंटा हिंदी में। और इसी को हम लोग सामान्य बोलचाल में यूनिट बोलते हैं। आप बोलते होंगे ना कि महीने का इतना यूनिट जो है बिजली खपत हुई है। तो जो हम लोग यूनिट बोलते हैं वास्तव में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बोल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए महीने में जो है 200 यूनिट जो है बिजली खपत हुई है, मतलब 200 किलोवाट जो है बिजली खपत हुई है। तो हम जो यूनिट बोलते हैं, हम जो ये किलोवाट आवर बोलते हैं, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ना कि पावर का है। क्योंकि देख लो ना, यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई है। पावर का तो ये है किलोवाट है, लेकिन टाइम से मल्टीप्लाई है तो ये ऊर्जा है। 1 किलोवाट आवर को आप चाहो तो जूल में याद रख सकते हो, आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे और 1 यूनिट का मतलब होता है इतना जूल। तो अगर आपने 200 यूनिट एक किसी महीने में खर्च किया है, तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा, यानी इतना जूल जो है आपने 1 महीने में खर्च किया है। तो बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं वो खर्च होती है। यह गलत है, इलेक्ट्रॉन उपभुक्त नहीं होते हैं। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे, इंजन आदि जैसे विद्युत साधित्रों से इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम लोग पैसा किसका पे करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए पैसा पे करते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाती है, धक्का देती है ताकि वो गति करे, ठीक, और धारा बहे। हम अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं, ये याद रखना। ऊर्जा के लिए, पावर के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। फिर से एक उदाहरण दिया गया है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो पावर बराबर V इंटू में I हो जाएगा। देखो आपको V दिया हुआ है और आपको I दिया हुआ है, तो पावर बराबर V इंटू में I 220 गुने में 0.5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 110 वाट हो जाएगा, 110 वाट पावर। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपने फ्रिज खरीद कर लाया जिस पे लिखा हुआ है 400 वाट, 400 वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 400 जूल ऊर्जा जो है खपत ये रेफ्रिजरेटर करेगा। इसको चलाया जाता है, रन किया जाता है 8 घंटे एक दिन में। टाइम क्या है? टाइम
8 घंटे पर डे, एक दिन में 8 घंटे। बिजली का रेट क्या है? रेट जो है बिजली का वो है 3 रुपए, 3 रुपए बिजली का रेट है 3 रुपए प्रति यूनिट, यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए देने पड़ते हैं। 30 दिन का खर्च आपको निकालना है। तो पहले आप एक दिन का खर्च निकाल लीजिए कि एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत की जाती है, एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत की जाती है। तो देखो एनर्जी बराबर जो है पावर इनटू में टाइम होता है। हमें ऊर्जा चाहिए पहले एक दिन के लिए, फिर 30 दिन के लिए, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर तो अपने को पता है, अच्छा ऊर्जा भी हमें किलोवाट आवर में चाहिए क्योंकि रेट आप पे करते हैं 3 रुपए किलोवाट आवर के हिसाब से। तो पावर जो है वो 400 वाट दिया हुआ है, लेकिन हमें किलोवाट चाहिए ना, किलोवाट चाहिए, तो हम लोग 1000 से भाग लगा देंगे। टाइम आपको आवर में ही दे रखा है, तो 8 1 2 1 2 2 गुने में 8 बट्टे में 5, 16 बट्टे में 5, ये देखो किलोवाट आवर है, ठीक है, किलोवाट आवर है। तो इतनी ऊर्जा जो है खर्च होती है इस रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में। ये पर डे का ऊर्जा जो है खपत निकला है यहाँ पर। हमें 30 दिन के लिए चाहिए, 30 दिन के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे 16 बट्टे 5 एक दिन के लिए है, हम 30 से गुना कर देंगे। अब अपने को रेट चाहिए, तो एक यूनिट के लिए 3 रुपए देते हैं, तो टोटल इतने यूनिट्स निकल करके आए हैं, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, 5 से इसको उड़ाएंगे, 5 30 हो जाएगा। उसके बाद 16 96 गुने में 3, 3 6 18, 3 27 28, इतना रुपया, ठीक है। एक महीने में जो है इतना रुपए आपको पे करना पड़ेगा केवल इस रेफ्रिजरेटर के लिए, अगर आप एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं, ठीक। अगर ये रेट है तब, वैसे आप जहां पर होंगे वहां ज़्यादा चांस है कि 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये होगा। अगर आप गांव में हैं तब ये रेट में आप बिजली बिल पे करते होंगे। अब फिर से आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? शक्ति के द्वारा। दर का निर्धारण कैसे करेंगे? शक्ति के द्वारा। विद्युत धारा द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसके दर का निर्धारण कैसे होता है? तो शक्ति के द्वारा। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। यानी पावर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। सबसे पहले तो पावर चाहिए आपको। तो पावर के लिए फॉर्मूला VI अगर आपको दिया हुआ है तो V इंटू में I हो जाता है। ये 220 है और गुने में ये 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 1100 वाट, ठीक है, 1100 वाट हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी के लिए क्या करते हैं? इसी पावर में टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर जो है ये 1100 है, टाइम 2 घंटे दिए हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे? हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट कर, 2 घंटे दिए तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आंसर जूल में आए, अगर आप चाहते हैं एनर्जी जूल में आए, तो हम लोगों ने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ जाए जूल में आंसर आएगा, ठीक है, जूल में इसका आंसर आएगा। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बट्टे में R डैश अनुपात का मान क्या है? देखो, कहा जा रहा है आपसे कि एक तार था, ये एक तार है जिसका प्रतिरोध R है। अब इसको 5 बराबर भाग में बांट दिया गया। इसके 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5। तो अगर हमने इसे टुकड़े में तोड़ दिया तो इसके लंबाई को हमने 5 बराबर भाग में बांट दिया, और हमें पता है कि लंबाई के साथ इसका सीधा संबंध है।
लंबाई अगर तार का बढ़ जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई अगर कम हो जाए तो प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। तो अगर हमने लंबाई को 5 बराबर भाग में बांट दिया तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध है इसको भी हम लोगों ने 5 बराबर भाग में बांट दिया, यानी अब सब तार का जो प्रतिरोध है वो R/5 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 है। यानी कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं, 5 रजिस्टर्स हैं इस प्रकार से, 5 रजिस्टर्स है इस प्रकार से, और सारे का रेजिस्टेंस कितना है, R/5 है। अब आप एक फॉर्मूला जो है वो याद रखेंगे। मान लीजिए कि संख्या में n टोटल रजिस्टर्स हैं, संख्या में कितने रजिस्टर्स, n रजिस्टर हैं, और सारे का रेजिस्टेंस बराबर है, मान लिया कि R है। ऐसे केस में अगर आप लगाते हो पैरेलल में, तो जो समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा वो R/n होगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। संख्या में n रजिस्टर हैं, जैसे यहां पर संख्या में 5 रजिस्टर्स हैं, ऐसे संख्या में n रजिस्टर्स हैं, सबका प्रतिरोध बराबर है, मान लिया कि मैंने R है, तब उन सारे को अगर हम पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो समतुल्य ये निकल करके आएगा। ठीक, हमारे केस में संख्या में कितने हैं, संख्या में 5 हैं, और सारे का प्रतिरोध कितना है, सारे का प्रतिरोध R/5 है, तो यहां से सारे का समतुल्य कितना निकल करके आएगा, R/n फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो R का मान जो है वो R/5 है, और गुने में n के स्थान पर 5 डालेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध जो है R/25 निकल करके आया। यानी कि इन पांचों तार को जब हम पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो उसका समतुल्य ये निकल करके आएगा। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है R' है। आपको कहा गया कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है R' है, तो चलो हमने Rp को जो है R' बोल दिया, ये निकल करके आया। अनुपात किसका चाहिए, इस पूरे जब हमने इसको 5 बराबर भाग में नहीं बांटा था उस समय तार का प्रतिरोध ये था, इसका और ये जो R' निकाला है आपने उसका जो है अनुपात चाहिए। तो R/R', ये R' के स्थान पर R/25 डालेंगे, 25 जो है ऊपर कूद कर भागेगा, और यहाँ पर R, ये R से R खत्म हो जाएगा, तो 25 जो है ये रेशियो निकल करके आएगा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक, ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया ना, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत धारा परिपथ में, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो शक्ति के मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले बताए, VI बताया, V²/R बताया, और I² R बताया, ये नहीं है, तो B हमारा आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक यानी कि रेटिंग 220 वोल्ट 110 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। मान लीजिए कि आप एक बल्ब खरीद कर लाते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, एक बल्ब खरीद कर लाया, बल्ब पे आप जानते हो कि रेटिंग किया गया होता है 220 वोल्ट और ऐसे 100 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वोल्टेज दोगे 220 वोल्ट तब 100 वाट जो है पावर ये लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब 220 वोल्ट पर आप कनेक्ट करेंगे ना, तब ये बल्ब जो है ये 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खाएगा। ठीक, 100 जूल एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा बल्ब, जब आप इसको 220 वोल्ट पर लगाओगे। कहा जा रहा है कि हम 220 वोल्ट देंगे ही नहीं, हम 110 वोल्ट ही देंगे। 110 वोल्ट पर जब हम इसको लगाएंगे, अब बताओ कि इसका पावर कितना होगा, मतलब अब ये 1 सेकंड में कितना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि पहले आपको दिया हो रेटिंग, फिर बोला जाए कि इस वोल्टेज पर लगाएंगे तो कितना पावर जो है कंज्यूम किया जाएगा, तो देखो आपको लगाना है ये रिलेशन P1/P2 बराबर V1/V2 का स्क्वायर। दूसरा कोई फॉर्मूला भी आपको नहीं लगाना है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप ये काम मत कर देना है यहाँ पर कि पावर बराबर V इंटू में I फॉर्मूले से I निकाल लेना और फिर यहाँ पर पावर बराबर V इंटू I करके यहाँ पर ये जो I निकलेगा इसको यहाँ पर पुट कर देना। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला आया है यहाँ से पावर बराबर V² डिवाइडेड बाई R। R तो कांस्टेंट है ना, R डिपेंड करता है चालक की लंबाई, मोटाई, तापमान, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस केस में क्या हुआ है, हमने केवल सोर्स का वोल्टेज चेंज किया है, ना हमने लंबाई, मोटाई, तापमान कुछ नहीं बदला है, ना हमने पदार्थ बदला है। तो जो बल्ब है इसका ये जो R है, जो प्रतिरोध है, ये तो कांस्टेंट है। ऐसे केस में P जो है वो सीधा समानुपाती हो जाएगा V के वर्ग का, वहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखो पहले केस में पावर जो है आपको 100 वाट दिया हुआ है
दूसरे केस के लिए पावर आपको चाहिए। पहले केस में वोल्टेज आपको जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है और दूसरे केस में 110 दिया हुआ है। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 दूनी में 22 हो जाएगा। यहाँ से पावर आपका आ जाएगा 100/4 यानी कि 25 वाट, राइट, 25 वाट। इस सवाल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है 2 नंबर, और ये सवाल जब आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। यही तरीका है बनाने का, आपको ऐसे ही बनाना है। किसी तांबे के तार का व्यास जो है 0.5 मिलीमीटर है तथा प्रतिरोधकता जो है ये दिया गया है 100 ओम प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इसके दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? पहले तो आपको लंबाई निकालना है तार का। कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि हम डबल डायमीटर का हम लोग तार लेते हैं तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो देखो, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये लिख सकते हैं। अब देखो, एरिया जो है वो रेडियस हो या फिर डायमीटर हो, इसके स्क्वायर का इसके साथ सीधा संबंध है, सीधा संबंध ऐसे है। एरिया जो है समानुपाती है डायमीटर के वर्ग का या फिर रेडियस के वर्ग का। सोचो, अगर आप इसको 2 टाइम्स करेंगे तो एरिया जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि प्रतिरोध के साथ एरिया का उल्टा संबंध है, यानी कि तार की मोटाई का उल्टा संबंध है। अगर आप इसको 4 टाइम्स करेंगे तो जो प्रतिरोध है ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको 4 टाइम्स करेंगे, एरिया को 4 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध तो कम हो जाता है ना एरिया बढ़ाने से, ये पहले का 1/4 हो जाएगा। तो पहले केस में देखो, प्रतिरोध जो है 10 ओम दिया गया है, तो अगर हम व्यास को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध जो है पहले का 10/4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना? 2.5 आ जाएगा, राइट, 2.5 आ जाएगा। तो ये जो दूसरा सवाल है ना, यदि इससे 2 गुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो प्रतिरोध जो है पहले का 2.5 गुना हो जाएगा, सॉरी पहले का 1/4 हो जाएगा, यानी कि अब 2.5 ओम इसका रेजिस्टेंस रह जाएगा, क्योंकि हमने एरिया 4 गुना कर दिया है। अब आते हैं पहले सवाल में, जो आपको तार की लंबाई जो है ज्ञात करनी है। आपको देखो, जो तार का व्यास है, ये जो डायामीटर है, ये आपको दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुना करेंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ मीटर। आपको रो का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और आपको प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, आपको लेंथ चाहिए। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर रो L बाई ए। यहाँ से आपको L चाहिए तो ये RA/में रो हो जाएगा, ठीक है, RA/में रो हो जाएगा। यहाँ से L निकालेंगे आप। अच्छा, पहले हम लोग एरिया बराबर लिख लेते हैं। एरिया के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 और गुने में यहाँ पर रो हो जाएगा। अब सारे मान को पुट करना है, सारे मान को डालिए। R का मान जो है 10 ओम आपको दे रखा है, पाई का मान 3.14 लेते हैं, D का मान जो है यहाँ पर दे रखा है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 गुने में, और ये 4 है -4 है तो ये -8 हो जाएगा, बट्टे में 4 गुने में रो का मान ये दे रखा है 1.6 × 10⁻⁸, राइट। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ जो है खत्म हो जाएगा, तो ये 31.4 गुने में 25 बट्टे में 4 गुने में 1.6। अब देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबाई जो है निकल करके आपको आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, बाकी तो इसको जितना आप फास्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व करेंगे। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। अब इसके लिए देखो, एक ग्राफ जो है प्रॉपर खींचना पड़ेगा, देखो V के अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग विभवांतर पर अलग अलग धाराएं जो है प्रवाहित हो रही है, अलग अलग विभवांतर पर अलग अलग धाराएं जो है प्रवाहित हो रही है, अलग अलग विभवांतर पे अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही है।
वी आई के बीच ग्राफ खींचकर इसका प्रतिरोधक, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर वी है, ये आई है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो है हमें मिलता है, और मैंने आपको बताया था कि जो ढलान होता है वो प्रतिरोध देता है। तो बेसिकली आपको ढलान चाहिए, पहले आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे और फिर उसके बाद आप ढलान निकालेंगे। ठीक, तो प्रतिरोध ढलान देगा, ढलान जो है प्रतिरोध देगा, और हम जानते हैं प्रतिरोध बराबर होता है वी बट्टे में आई, राइट। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो प्रतिरोध है वो नियत रहता है। तो आप क्या करो, वी उठाओ और ये वी आई का रेशियो निकालो, 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 ये वी आई का रेशियो निकालो। लगभग नियत है, ऐसे तो नियत आना चाहिए, लेकिन जब आप ढलान, इस केस में एकदम से नियत नहीं आएगा, एकदम से नियत नहीं आएगा। अब जब आप रेशियो निकालेंगे तो देख लो ये आएगा, तो हम यहाँ पर लगभग में बोल सकते हैं कि ये इसका ढलान आएगा। ढलान क्या देगा, प्रतिरोध देगा, इसलिए ओम में बताया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट से जो है सेम टू सेम आर का मान नहीं आ रहा है, यहाँ पर लगभग आसपास आ रहा है, तो हम लोग ये मान करके यहाँ पर चलेंगे, राइट। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको जो है पूरा एक टेबल दे दिया जाता है जिसमें वी के अलग अलग मान के लिए आई का अलग अलग मान होता है, और वहां पर आपसे कहा जाता है प्रतिरोध निकाले। तो कुछ नहीं करना होता है, किसी वी के संगत आई का मान ले लीजिए, है ना, किसी पेयर को उठा लीजिए, आप इस दोनों को उठा लीजिए, आप इस दोनों को उठा लीजिए और रेशियो निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से, किसी अज्ञात प्रतिरोध के, हमें नहीं पता प्रतिरोध कितना है, लेकिन जो भी प्रतिरोधक है हमें नहीं पता कि ये प्रतिरोध कितना है, लेकिन इसके सिरों के बीच विभवांतर आपको बोला गया है कि 12 वोल्ट है, कि बैटरी से संयुक्त है, 12 वोल्ट की बैटरी संयुक्त है। तो बात एक ही हो गया, 12 वोल्ट यहाँ पर या फिर इसके सिरों के बीच में। परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो बहुत ही आसान है, ओम का नियम लगाएंगे, आर बराबर जो है वी बट्टे में आई हो जाएगा। वी का मान 12 है, आई का मान जो है यहाँ पर 2.5 मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 10 पे पावर -3, राइट। ये आपका आ जाएगा ओम। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ओम में, किलो ओम में जो है आप आंसर इसका निकाल सकते हो, किलो ओम में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 120 गुने में 10 का क्यूब बट्टे में ये 25 हो जाएगा। तो 25 बच्चे में 125 होता है, 5 से थोड़ा सा कम इसका मान आएगा, 5 से कम जो है थोड़ा सा इसका मान आएगा। याद रखिएगा मैं लगभग में लेकर चल रहा हूँ, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 किलो ओम बोल सकते हैं, 4 किलो ओम बोल सकते हैं। इसके स्थान हमने किलो डाल दिया यहाँ पर, है ना। 5 से थोड़ा कम आएगा, 5 से जो है थोड़ा सा कम आएगा, तो मैंने लगभग 4 किलो ओम कर दिया है। लगभग 4 किलो ओम नहीं, लगभग 5 किलो ओम ही कर देते हैं, या फिर आप सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट मान ही निकाल लेना। इसका रेशियो निकालो, 120 बट्टे में 25 किलो ओम, इसका मान जो है आप निकाल कर देख सकते हो, 4 में कुछ आएगा। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को ये सारे प्रतिरोधक दिए हुए हैं, इनके साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखो श्रेणी क्रम में अगर लगाया गया है तो हम जानते हैं पूरे सर्किट में धारा एक समान ही रहती है ना। चाहे 12 ओम से पूछ दे, चाहे इनमें से किसी से भी पूछ दे, किसी से भी पूछ दे, धारा एक समान रहने वाली है। और पूरे सर्किट में धारा अगर निकालनी हो तो V बट्टे में R हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखते हैं, समतुल्य प्रतिरोध लेते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकालने के लिए सिंपली जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, यानी 1.4, 1.4 में फिर हम 12 जोड़ेंगे तो 13.4 इतना एम्पियर जो है धारा निकल करके आएगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जब आप बनाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको दशमलव में खेलना पड़ता है। यहाँ पर ये इंश्योर किया गया है कि जो स्टूडेंट है क्लास 9th के 10th के, उनका कैलकुलेशन भी फास्ट हो, इसीलिए दशमलव में जो है दिया जाता है, ताकि आंकिक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ भी खेलना आए स्टूडेंट को, दशमलव में गुना भाग करना सीखें। इसीलिए जो है दशमलव में ये सारे मान जो है खास करके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगे। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयुक्त करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से
संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, मतलब मान लीजिए कि ऐसे कई सारे रेजिस्टर्स हैं, हमें नहीं पता है कि कितने रेजिस्टर्स हैं, वही आपको निकालना है। सारे का जो रेजिस्टेंस है वो 176 ओम 176 ओम 176 ओम है। तो ऐसे 176 ओम वाले कितने प्रतिरोधक हैं जिसे हम 220 वोल्ट के साथ जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में, तो 5 एम्पीयर धारा जो है प्रवाहित होगी, राइट। तो देखो मान लीजिए कि n रजिस्टर है टोटल और सारे का प्रतिरोध एक समान है, मैंने R माना है, तो इसका समतुल्य निकालना मैंने आपको सिखाया, R बट्टे में n हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो समतुल्य निकल करके आएगा वो कितना आएगा, R के स्थान पर 176 दिया हुआ है और n तो अपने को चाहिए। अब ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर I इंटू में R होता है। V का मान जो है आपको 220 दिया हुआ है, I का मान आपको 5 दिया हुआ है, R जो है हम यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, 176 बट्टे में n हो जाएगा। यहाँ से n बराबर आ जाएगा 176 गुने में 5 बट्टे में 220। तो इसको उड़ाते हैं, 5 चौके में 20, 5 चौके में 20, फिर 4 से इसको उड़ाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो n बराबर जो है 4 हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे 4 आपको प्रतिरोधक लेने पड़ेंगे। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम। देखो 6 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, ऐसे 6 ओम के जो है 3 प्रतिरोधक हैं। हमें पता है कि अगर हम सारे को श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो 18 ओम आएगा। अगर हम सारे को श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो समतुल्य जो है 6, 6, 12, 6, 18 ओम आएगा। अगर हम सारे को पैरेलल में लगा दें तो 6 ओम से कम प्रतिरोध जो है आएगा, लेकिन कितना आएगा, तो R बट्टे में n हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 बट्टे में 3 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम आएगा। यानी हम सारे को ना तो लगाएंगे श्रेणी क्रम में और ना ही सारे को लगाएंगे पैरेलल में, क्योंकि आंसर नहीं आएगा। कैसे हम लगाएं कि एक बार समतुल्य जो है 9 ओम आए और दूसरी बार जो है 4 ओम आए। तो हम देखो ऐसे लगा सकते हैं कि 2 को हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में और 1 को लगाएंगे, 2 को लगाएंगे श्रेणी क्रम में और फिर उन दोनों के साथ तीसरे को जोड़ देंगे, 2 को लगाएंगे पैरेलल में और तीसरे को जोड़ देंगे श्रेणी में। तो ये 6, 6 और ये 6। अब 6, 6 का समतुल्य जो है 3 आएगा और 3 में फिर इस 6 को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों का समतुल्य जो है, ये पैरेलल में है, इन दोनों का समतुल्य इसी फॉर्मूले से 6 बट्टे में 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर उस 3 के साथ ये 6 जो है श्रेणी क्रम में है, राइट। तो इस वाले केस में जो है जो समतुल्य आएगा वो आ जाएगा आपका 9 ओम। दूसरे वाले में देखो क्या कर सकते हो, दूसरे वाले में अब आप ये कर सकते हो कि 2 को लगाओ आप श्रेणी क्रम में, 2 को लगाइए आप श्रेणी क्रम में और फिर तीसरे को जो है जोड़ दीजिए इसके पार्श्व में, राइट। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है और इसके साथ ये पार्श्व क्रम है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका समतुल्य 12 आ जाएगा। 12 के साथ ये 6 पैरेलल में है, तो 12 गुने में 6 बट्टे में 12 प्लस 6 है ना। R1 R2 अगर 2 रजिस्टर है पार्श्व में है तो R1 R2 इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 मैंने आपको बताया हुआ था। तो 12 6 72 हो जाएगा, 12 और 6 18, 18 6 72 हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो समतुल्य आएगा वो 4 ओम आएगा। तो पहले वाले केस में 2 को पैरेलल में उसके साथ तीसरे को श्रेणी में, दूसरे वाले केस में 2 को श्रेणी में उसके साथ तीसरे को पैरेलल में। बस यही चीज किया गया है यहाँ पर। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत बल्ब से बल्बों का जो रेटिंग है वो 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। बोला गया है कि बहुत सारे बल्ब हैं 10 वाट के, 10 वाट के जो है बहुत सारे बल्ब हैं, हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि n बल्ब है, बहुत सारे बल्ब हैं जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट पे, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। मैक्सिमम 5 एम्पीयर धारा ही सर्किट में, मैक्सिमम 5 एम्पीयर धारा ही सर्किट में फ्लो हो सकती है। भाई इस बल्ब, सारे के सारे जो बल्ब हैं उन सारे को मिला करके मैक्सिमम 5 एम्पीयर धारा ही मान लो कि दी जा सकती, उससे ज़्यादा नहीं,
कितने बल्ब आप जला सकते हैं, पार्श्व क्रम में लगाना है, राइट। देखो एक बल्ब अगर हम लेते हैं, ये एक बल्ब, इसको हम अगर जोड़ते हैं 220 वोल्ट पे, पावर जो है विभवांतर जो है 220 वोल्ट है। एक बल्ब जो है कितनी धारा लेगा, कितना, अगर हम एक बल्ब की निकालें तो पावर बराबर V इंटू में I हो जाएगा। पावर जो है वो 10 है, V जो है 220 है और ये I हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो I बराबर जो है 1/22 हो जाएगा। एक बल्ब जो है वो इतना करंट लेगा, एक बल्ब इतना करंट लेगा, तो कितने बल्ब मिल करके टोटल 5 एम्पीयर करंट लेगा। पार्श्व क्रम में तो धाराएं जो है वो जुड़ जाती है लास्ट में जाकर के, है ना, पार्श्व क्रम में धाराएं जो है वो जुड़ जाती हैं। तो भाई एक बल्ब अगर इतना करंट ले रहा है तो कितने बल्ब जो है 5 एम्पीयर लेंगे, तो क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे इससे, ठीक। तो ये 5 गुने में 22 हो जाएगा, 110 जो है ये आपका n निकल करके आ जाएगा, यानी टोटल 110 बल्ब्स, राइट। एक बल्ब जो है इतना धारा ले रहा है तो 5 एम्पीयर कितने बल्ब मिलकर लेंगे, तो बस 5 में हम लोगों ने इससे भाग लगा दिया, एकाएक नियम, यूनिटरी मेथड हम लोगों ने लगाया यहाँ पर। अगर मान लीजिए पार्श्व क्रम में श्रेणी क्रम में सारे के सारे लगे होते तो सब बल्ब से इतनी ही धारा जो है प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में सारे से धारा एक समान प्रवाहित होती है ना, तो एक बल्ब से अगर इतनी धारा प्रवाहित हो रही है तो जितने भी बल्ब लगे होते सारे से धारा इतनी ही प्रवाहित होती है, राइट। लेकिन पार्श्व क्रम में है तो धाराएं जो है वो अलग अलग जाएंगी, और अलग अलग, क्योंकि बल्ब जो है वो सब एक समान है तो धाराएं जो है एक समान ही जाएंगी, लेकिन सर्किट में वो धारा जो है जुड़ जाएगी। जबकि श्रेणी क्रम में पूरे सर्किट में धारा एक समान, सारे डिवाइस में धारा एक समान। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A और B की बनी है। 2 कुंडली है, 2 प्रतिरोधक कुंडली है A और B, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, यानी ये भी 24 ओम, ये भी 24 ओम। इन्हें पृथक पृथक अलग अलग श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयुक्त करके उपयोग किया जा सकता है। यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयुक्त की जाती है। तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है, देखो 3 अलग अलग है, एक में जो है सेपरेट अलग अलग, दूसरा है श्रेणी क्रम, तीसरा है पार्श्व क्रम, दोनों बारी बारी से बनाते हैं। हर केस में 220 वोल्ट ही जो विभवांतर है वो दिया गया, वोल्टेज दिया गया है, धाराएं निकालनी है। तो धारा बराबर क्या होगा, I बराबर V बट्टे में R हो जाएगा। पहले वाले केस में अलग अलग लगाया गया है, तो 220 बट्टे में R का मान 24 डालेंगे, ठीक, 4 से काटेंगे तो ये 55 बट्टे में 6। अलग अलग लगाएंगे तो इससे भी इतनी धारा प्रवाहित होगी, इससे भी इतनी धारा प्रवाहित होगी। अब दूसरे वाले केस में कहा गया कि दोनों को श्रेणी क्रम में लगा दो, दोनों को जो है ऐसे श्रेणी क्रम में लगा दो, दोनों को श्रेणी क्रम में। इस वाले केस में 2 अलग अलग सर्किट्स बनेंगे, ठीक, 220 वोल्ट, ये 24 ओम, ये 24 ओम, तो यहाँ पर हम लोग पहले समतुल्य निकालेंगे, 48 ओम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में धारा निकालेंगे। V बट्टे में R S हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, V का मान 220 है और ये RS हो जाएगा 48, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, इतना एम्पियर जो है धारा मिलने वाली है। पार्श्व क्रम में अब लगाओ, अब इसी को लगा दो आप पार्श्व क्रम में, ऐसे ये 220 वोल्ट। यहां पर समतुल्य आप निकालेंगे पैरेलल में, 24 को पैरेलल लगाएंगे तो 12, ये 12 ओम आएगा। फिर से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो V बट्टे में इस बार जो है समतुल्य प्रतिरोध RP के बराबर हो जाएगा, 220 बट्टे में ये 12 हो जाएगा, ये इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक। तो 3 अलग अलग केस जो है आपको दिए गए थे, तीनों में हम लोगों ने निकाल लिया। इस वाले केस में 2 अलग अलग सर्किट जो है बनेंगे इस प्रकार से। पहले वाले केस में ये 24 ओम 220 वोल्ट, फिर एक और सर्किट, क्योंकि अलग अलग की बात की गई है, 220 वोल्ट और ये 24 ओम, दोनों में धाराएं जो है इतनी ही बहेगी। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयुक्त 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। यहां पर 2 केस दिया गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित है ये 1 ओम और ये 2